हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। केवल एग्जाम में अब आपके 90 डेज अप्रोक्सीमेटली 90 डेज बचे हुए हैं। मोटा मोटी 3 महीने अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपके अब 3 महीने बचे हैं। तो जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसको डबल कर दो, क्योंकि नवंबर में आपका अटेम्प्ट क्लियर होना ही होना है। किसी भी हालत में क्लियर करो, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आगे का जो आपका 90 डेज का या फिर कहूं 3 महीने का जो प्लान होगा वो किस हिसाब से होगा। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है कि आपका क्या स्टडी मटेरियल होगा, क्या टेस्ट आपको लगाने हैं, क्या आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितने रिवीजन करने हैं, स्ट्रेस कैसे दूर करना है, नेगेटिव थॉट्स कैसे दूर करने हैं, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है उससे कैसे डील करना है। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। एक बाय एक करके सारे के सारे पॉइंट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 90 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान और गाइडेंस में क्या क्या है आप सबके लिए। सबसे पहले जो स्टडी का रिसोर्सेज है वो आपका क्या क्या होना चाहिए, मतलब आप लोग कहां कहां से पढ़ेंगे। पहली बात, आप लोगों के पास ऑप्शन है ICAI का स्टडी मेट पढ़ने का। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हो या पढ़ने की सोच रहे हो या फिर नहीं पढ़ने की सोच रहे हो। ICAI का देखिए जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली बात है ICAI लेता है, सारे पैटर्न वहां से बनते हैं, सारी लैंग्वेज आंसर्स की फ्रेमिंग वहां से होती है। तो सबसे बेस्ट तो ये है ICAI का मॉड्यूल पढ़ना। बट इसके साथ एक दिक्कत है कि इन्होंने काफी लेंथी बना रखा है, एक ही बात को कई कई बार इन्होंने लिख रखा है। तो उससे क्या है कि जो ICAI के मॉड्यूल की लेंथ है वो लंबी हो जाती है, वो मोटे बल्कि लगते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप कोई ऐसे नोट्स लो, किसी भी टीचर के लो, एनीवन, जिसको आप जिस भी टीचर के आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, वो आप नोट रेफर करो बजाय ICAI के। क्योंकि जब लास्ट डे आपके पास 1 या 1.5 दिन होगा लास्ट डे पर, एग्जाम डे पर रिवीजन करने के लिए, तो आप इतने बल्कि मटेरियल से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूरी है सबसे पहले नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट में हो। दूसरी बात, केवल एक टीचर के आपको नोट्स लेना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कई टीचर्स के नोट्स पढ़ लेते हैं, इस टीचर के भी नोट पढ़ लिए, उस टीचर के भी नोट पढ़ लिए, उस टीचर के भी नोट पढ़ लिए। नहीं, ये टोटली गलत अप्रोच है पढ़ने की। क्योंकि देखिए कोई भी टीचर हुआ, कोई भी फैकल्टी हुआ, आपको पढ़ाएगा इंस्टीट्यूट की रेफरेंस देकर ही। क्योंकि जो जितना भी कंटेंट है इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट के कंटेंट में से ही हर टीचर के नोट्स बने होते हैं। तो आपको सिर्फ एक टीचर के नोट्स लेने, जिस भी टीचर के लो आप पहले एक बार चूज कर लो, फिर उसी टीचर के नोट रखने हैं। टीचर जिस भी टीचर के आप नोट्स लो, एक बात ध्यान रखना कि उस टीचर के नोट्स हूबहू मिलते जुलते हो ICAI से। बस उस टीचर ने जो ICAI के नोट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कर रखा हो। अगर आपको टेक्स्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस YouTube टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। इस चैनल पर मैंने टेक्स्ट के सारे डायरेक्ट टेक्स्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हैंड रिटन जो क्लास के नोट्स थे और जो मेरी बुक है उसके नोट्स भी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट टेक्स्ट के यहां से रेफर कर सकते हो अगर किसी को चाहिए। बड़े सुंदर, बड़े सिंपल क्रिस्प में नोट है, 300 या 400 पेजेस में है, सारे के सारे 300 या 400 पेजेस में क्वेश्चंस भी कवर करा रखे हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करना है। क्वेश्चन बैंक, देखिए ये गलती मत कीजिए कि आप 1000 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी 400 से 500 क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसा क्वेश्चन बैंक सिलेक्ट करें जिसमें 400 से 500 क्वेश्चंस ही हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो, हर क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएं। तो जो अभी आप क्वेश्चन बैंक चूज करें वो वाइजली चूज करें। उसके बाद ऑडियो और वीडियो रिवीजन, ऑडियो और वीडियो रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दी गई है डायरेक्ट टेक्स्ट की, खासकर CA जयगुलिया वाले चैनल पर। और अगर आप अदर सब्जेक्ट की देखोगे तो यूट्यूब पर दुनिया भर की बहुत सी यूट्यूब की रिविजनरी वीडियो, आपके सब्जेक्ट की रिविजनरी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो आपको जो रिविजनरी वीडियो है वो 2 या 3 बार देखनी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देखनी। आप जो फर्स्ट रिवीजन करेंगे उसमें आप डिटेल में रिवीजन करेंगे, रिवीजन वीडियो के साथ नहीं करना है, बात ध्यान देना। उसके बाद आई टेस्ट की, ये आपके स्टडी रिसोर्सेज हैं। टेस्ट आपको कौन से लगाने हैं। देखिए टेस्ट लगाते समय ना कुछ बातों का बेहद ध्यान रखा करो। टेस्ट कभी भी जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो मत लगाओ।
चैप्टर वाइज टेस्ट बिल्कुल मत लगाओ, एक चैप्टर पढ़ लिया फिर टेस्ट दे दिया, एक चैप्टर पढ़ लिया फिर टेस्ट दे दिया, आपका टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, बेवकूफी भरी बातें हैं। टेस्ट लगाने हैं फुल सिलेबस के या हाफ सिलेबस के। अगर ज्यादा ही हो रहा है, जैसे हमने शुरुआत में किया था हाफ सिलेबस के लिए, लेकिन बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आप जो टेस्ट लोगे अभी हमारी रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मैंने उनको कहा बनका भाई मैं लास्ट कर सकता हूं कि मैं 4 चैप्टर के एक साथ तो नोट्स टेस्ट लूंगा ही लूंगा। क्योंकि बच्चे देखो चैप्टर सिंगल चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट दोगे आपका भी टाइम वेस्ट है, आप उसको कितनी बार सॉल्व करते रहोगे। लेकिन एक साथ कई चैप्टर्स मिलके आपके सामने आते हैं। इंस्टीट्यूट जब आपका एग्जाम लेगा उसमें 3 घंटे में आपको पूरे डायरेक्ट टेक्स्ट से कहीं से भी उठाकर पूछ लेगा, आपको तैयारी उस चीज की करनी है, ना कि चैप्टर वाइज। ठीक है, तो टेस्ट जो भी दो आप मोस्ट प्रोबेबली देखो कि उसमें 5-6 चैप्टर कवर करवा दिए हो एक ही टेस्ट में, या फिर कोशिश करना फुल फ्लेज टेस्ट ही देने की। ठीक है, ये तो रही आपके स्टडी रिसोर्सेज की बात। मटेरियल कहां से यूज करना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना अगर एग्जाम पास करना है तो। उसके बाद स्टडी पॉइंट्स कुछ आए हैं जो आप लोग इन चीजों को जरूर फॉलो करना। अगले 3 महीने तक स्ट्रिक्ट टू दैट पॉइंट ओनली, आपको पक्का 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 रिजल्ट मिलने वाला है। बोथ ग्रुप देखिए, अगर आप लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो ध्यान रखना आपकी 3 रिवीजन होनी चाहिए अगले 3 महीने में। सर 3 रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो जो पहली रिवीजन करोगी वो आप 5 दिन में खत्म करिए। 5 दिन पर सब्जेक्ट लगाइए, 5 दिन पर सब्जेक्ट लगाइए। दूसरी रिवीजन 3 डेज पर सब्जेक्ट लगाइए और तीसरी रिवीजन 2 डेज पर सब्जेक्ट लगाइए। पूरा काउंटिंग करके देखिए क्या आपके एग्जाम तक ये रिवीजन 3 रिवीजन खत्म हो रही है। अगर नहीं हो पा रही है तो ऊपर नीचे एडजस्ट कर लीजिए। अगर किसी कोई एग्जाम्शन आई है, कुछ और बात है, किसी का 1 ग्रुप क्लियर है, किसी की 2 एग्जाम्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग। बोथ ग्रुप दे रहे हैं 3 रिवीजन करनी ही है, 5 डेज पर सब्जेक्ट, फिर सेकंड रिवीजन 3 डेज पर सब्जेक्ट और फिर थर्ड रिवीजन 2 डेज पर सब्जेक्ट। जो सिंगल ग्रुप बच्चा दे रहा है उसको 4 रिवीजन अभी भी करनी है। 4 रिवीजन में जो फर्स्ट रिवीजन होगी वो 8 डेज की होगी पर पेपर के हिसाब से, फिर 5 डेज और फिर 2 डेज, और फिर इसके बाद अगेन 2 डेज वाली आप ले सकते हैं या 1 डे ले सकते हैं। टोटली जो आप चाहो उसके हिसाब से आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। 4 रिवीजन इसमें आपको करनी है। अब जो आपको रिवीजन करनी है वो कैसे करनी है? जो रिवीजन फर्स्ट रिवीजन जो आप करेंगे, जो फर्स्ट रिवीजन करेंगे, ये देखिए फर्स्ट रिवीजन जो करेंगे वो आप डिटेल्ड में करेंगे। फर्स्ट रिवीजन करेंगे वो डिटेल्ड में करेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से करनी है, ध्यान से करना है, पूरा का पूरा डिटेल में करना है। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स भी हो गया, इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो आपको हाईलाइट कर लेने हैं। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मार्क कर लेने हैं। जो फर्स्ट रिवीजन होगी उसमें कम से कम 30 to 40% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल हाथ से। सेकंड रिवीजन में वो आप 20% सॉल्व कर लीजिए। थर्ड रिवीजन में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आप उसका सिर्फ ऑडिट कीजिए। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, अगर आपको और तेज सुपरफास्ट रिवीजन करनी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तो एक रजिस्टर अलग से मेंटेन कीजिए और उसमें लिखिए कि क्वेश्चन नंबर दिस एफआर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट मैंने गलत की थी, उसमें पूरा बाकायदा लिख दीजिए, पूरे नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के भी नोट्स बना लीजिए कि जी इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में मेरे से ये गलती हुई थी। सिर्फ गलतियों के नोट्स बनाने, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो सिर्फ उसके नोट्स बनाने। तो जो फर्स्ट रिवीजन है वो आपकी डिटेल्ड में होगी, कीवर्ड आप उसी में हाईलाइट कर लोगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने हैं हाथ से। ठीक है साहब। अगला पॉइंट है ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, डेली बेसिस पर। मतलब आप जो कठिन चीज है पहले उसको खत्म कीजिए। जैसे अगर आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है तो अर्ली मॉर्निंग 3 घंटे का स्लॉट लगाइए एक साथ एट ए स्ट्रेच और थ्योरी खत्म कीजिए। सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। उसके बाद अगर आपको जैसे एफआर पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, उसमें कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, जो भी आप स्लॉट बनाएं और उसमें आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ना है तो वो सबसे पहले पढ़िए। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपने लॉ को दिए 2 घंटे, लॉ में कोई डिफिकल्ट टॉपिक आपको लग रहा है,
आप उसको पढ़ने गए, लेकिन आपने वो पढ़ा लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं बॉडी थक जाती, दिमाग थक जाता है, तो उससे आपको दिक्कत आएगी, आप उसको कहीं ना कहीं स्किप करने की सोचोगे। तो हमेशा दिन के शुरुआती टाइम में या फिर जो भी स्लॉट बनाया है आपने उसके शुरुआती दौर में हमेशा हमेशा जो डिफिकल्ट चीज है उसको सॉल्व कीजिए। ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, जो सबसे पहले काम करेंगे वो डिफिकल्ट वाला करेंगे, क्योंकि शाम को जाते जाते थकते थकते बॉडी इजी टास्क तो अपने आप भी कर लेगी, लेकिन शाम को आप डिफिकल्ट टास्क नहीं कर पाएंगे। जो रिवीजन करनी है आपको, जो मैंने ये रिवीजन बताई है आपको 5 डेज 3 डेज 2 डेज वाली, ये रिवीजन आपको एबीसी एनालिसिस पर करनी है। आप एक बार एबीसी एनालिसिस जरूर देख लीजिए। हम कल आपको डायरेक्ट टैक्स का एबीसी एनालिसिस नवंबर 2023 के लिए प्रोवाइड कर देंगे सीए इंटर के लिए, तो एबीसी एनालिसिस जरूर करिए हर सब्जेक्ट का। ये नहीं है फिर कि उसमें सिर्फ ए कैटेगरी का पढ़ के चले गए, बी और सी छोड़ दिया, या सिर्फ ए और बी पढ़ के चले गए, सी को छोड़ दिया, नहीं। एबीसी एनालिसिस ये कहता है जो ए कैटेगरी है उसको आपको ज्यादा देर तक पढ़ना है, बी कैटेगरी को उससे थोड़ा कम देर तक पढ़ना, और सी कैटेगरी को उससे कम टाइम देना। दैट मींस एबीसी एनालिसिस डजंट मीन दैट कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको पढ़ देता हूं, बी और सी को छोड़ देता हूं, या सी को छोड़ देता हूं, नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। एबीसी का मतलब है जो ए कैटेगरी उसको ज्यादा टाइम दो, उससे ज्यादा मार्क्स का पूछे जाएगा, बी कैटेगरी को उससे हल्का सा कम टाइम दो, ऐसे एबीसी को फॉलो कीजिए। 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। सिंगल सब्जेक्ट बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम बोर हो जाते हैं सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम चलाओ, 2 से ज्यादा मत चलाना। 1 घंटा लॉ पढ़ रहे हो, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा कॉस्टिंग पढ़ लिया, 1 घंटा ऑडिट पढ़ लिया, ये बेवकूफी नहीं करना है। पूरा एकदम घोल पचोल हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कहीं कुछ क्लियर नहीं होगा। इससे अच्छा ये है आप 2 सब्जेक्ट उठाओ जिसमें एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। शुरुआत दिन की सुबह की शुरुआत 3 घंटे का स्लॉट बनाया, 3 घंटे एकदम एट ए स्ट्रेच बैठ गए, बीच में 5 मिनट का लेना ब्रेक अगर लेना है तो, 3 घंटे एक साथ थ्योरी निपटा दिया। फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट बनाया, फिर 3 घंटे, फिर उसके बाद 2-2 घंटे के स्लॉट बनाते रहो। आप दिन में पढ़ेंगे कितना? 10 से 12 घंटे ही पढ़ना है। सर मैंने तो इंटरव्यू देखे थे 16-16 घंटे के पढ़ने के, भाई 16 घंटे की पढ़ाई नहीं होती। मैक्स टू मैक्स जो लास्ट महीना होगा ना आपका अक्टूबर का, आप उसमें भी खींच लोगे ना 13-14 घंटे ही पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप अभी से कंटिन्यू फ्लो बना लीजिए, 10 से 12 10 to 12 आवर्स ही सिर्फ आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी दिक्कत कर देगी, नींद कम होगी, थकावट रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, स्ट्रेस आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 10 से 11 घंटे 10 से 12 इफेक्टिवली पढ़ना। लेकिन ये नहीं है कि बैठे थे, सिटिंग 13-14 घंटे की हो जाए चलेगी, लेकिन इफेक्टिवली जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो 10 से 12 घंटे ही होनी चाहिए। स्लॉट मैंने बताया मॉर्निंग में 3-3 घंटे के पहले 2 स्लॉट बनाओ। जैसे पहले 3 घंटे में आपने लॉ ऑडिट पढ़ लिया, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद 3 घंटे में आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देख लिया, फिर यहाँ पर इसके बीच में दोपहर में आधा घंटा सो लिए। लेकिन सोना कभी भी 2 से 5 के बीच में नहीं है, क्योंकि ये टाइम होगा आपके एग्जाम का, और अगर आप 2 से 5 के बीच में सोओगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग सोने पर क्या हो जाएगा, हैबिचुअल, और वो एग्जाम में आपका दिमाग सो जाएगा, बॉडी दिखती रहेगी। तो कभी भी 2 से 5 नहीं सोना, इस हिसाब से बनाना कि आधा घंटा यहाँ पर सो लो, फिर जो अगले 2 स्लॉट हैं उसमें फिर दोबारा उसी रफ्तार के साथ दिन में आधा घंटा की नींद जरूर लेना। ये बहुत फायदेमंद होती है, आप पूरा दोबारा फ्रेश फील करते हो। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया फुल सिलेबस का लगाओ या फिर हाफ सिलेबस का लगाओ, और सिर्फ वही मॉक टेस्ट लगाओ जो आईसीआई के पैटर्न पर है, उतना ही डिफिकल्टी लेवल है। अगर आप कोई और मॉक टेस्ट लगाओगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले जो मॉक टेस्ट हैं ये हैं कि नहीं है? सबसे पहली बात, फ्री वाले यूज करो, पे करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सर फ्री वाले कहां पर? जाओ इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। फ्री के मॉक टेस्ट हैं, फ्री के मॉक टेस्ट हैं। आप खामखा पेमेंट करते हो, खामखा पैसे देते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो पास्ट से आते हैं या फिर बिल्कुल नहीं आते। एक बात ध्यान रखना, या तो वो पास्ट के मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर पास्ट के मिलेंगे तो जो और टीचर्स आपको मॉक टेस्ट लेंगे, चाहे मैं क्यों ना हो गया, वो कहीं ना कहीं उसी से उठाकर आपको एग्जाम में देंगे।
तो जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो ना ही उन टीचर्स के पास होंगे, ना ही किसी भी टीचर्स के पास होंगे। तो इससे अच्छा है इंस्टीट्यूट को चुपचाप फॉलो करो। अगर आप पैसे नहीं पे करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर जाओ, पास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करना शुरू करो। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की, स्ट्रेस की या फ्रस्ट्रेशन की। देखिए बहुत लाजमी है, अगले 3 महीने में आपको स्ट्रेस भी आएगा, नेगेटिव विचार भी आएंगे, आपको लगेगा आप फेल हो गए, आपको लगेगा आप तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। सारी चीजें बहुत बहुत स्वाभाविक हैं, बहुत ऑब्वियस है, होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नेचुरल सी चीज है। लेकिन आपको इन चीजों से डील करना है, आपको इन चीजों से डील करना है। बस ये सीखना है कि आप इन चीजों को कैसे ओवरकम करोगे। इन चीजों को ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिर्फ आपको बहुत स्लोली ये चीजें फॉलो करनी है। कोई हाउस पोश नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। जैसे प्रॉपर रेस्ट लो भाई, प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर स्लीप लो, ब्रेक लो। 3 घंटे पढ़ लिए, 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, एज यूजुअल जैसा आपको लग रहा है उस हिसाब से ब्रेक लो। दिन में आधे घंटे की नींद जरूर लो ताकि बॉडी दोबारा एनर्जेटिक मिले। रात को सो रहे हो पूरा 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 7-8 घंटे की नींद लो, 7 घंटे की तो लो ही लो यार, 6 से 7 घंटे की आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेस्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये मशीन है, ये मशीन है, ये थकती भी है, इसका सब कुछ होता है। ये स्कूटर नहीं है कि चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, लेकिन स्कूटर की भी एक लिमिट आएगी, वो भी कहेगा भैया इंजन को शांत कर, शांत कर वरना ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये यही चीज आप लोगों के साथ भी है। इस इंजन को, इस मानव इंजन को आपको रेस्ट देना जरूरी है। भाई बहुत लॉजिकल है यार, कितनी देर काम करवाओगे इससे, तो इसको प्रॉपरली रेस्ट दो, पैटर्न में बनाओ, इस हिसाब से रेस्ट दो इसको, ताकि दोबारा एनर्जाइज हो, फिर शिद्दत के साथ पढ़ो। जितना आप सोचते हो कि चलो 4 घंटे पढ़ लेते हैं, मैंने ये वीडियो देखी थी, मैंने वो वीडियो देखी थी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, अपने साथ नुकसान कर लोगे, शरीर खराब हो जाएगा, बाद में कोई बीमारी लग जाएगी, ताउम्र पछताओगे कि यार ये मैंने क्या कर लिया, नुकसान कर लिया आपने। 6 घंटे सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा। अभी भी 10 से 12 घंटे सफिशिएंट है अटेम्प्ट निकालने के लिए। अगला मैंने मेडिटेशन को बोला हुआ है, आप लोग मेडिटेशन करो, सिंपल मेडिटेशन। किसी को कुछ नहीं आता, 2 तरीके से मेडिटेशन होता है। आप चाहो तो अपनी जो नोस्ट्रल्स हैं उन पर ध्यान फोकस लगाओ, नोस्ट्रल्स पर देखो कि सांस आ रही है जा रही है, सिर्फ यही देखते रहो 10 मिनट तक, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दैट इज मेडिटेशन। दूसरा, आप चाहो तो बॉडी के सिर से लेकर बॉटम तक आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी सेंसेशंस महसूस करो, सिर्फ देखते रहो बॉडी में क्या हलचल हो रही है, कहां पर इचिंग हो रही है, कहां पर ठंड लग रही है, कहां पर गर्मी लग रही है, कहां पसीना आ गया, कहां पर हल्का हल्का फील हो रहा है, कहां पर भारी फील हो रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है मेडिटेशन में। तो 2 तरीके से जो पसंद आए दोनों को कर लो, मिक्स भी कर सकते हो, कुछ देर नोस्ट्रल्स पर ध्यान रखा, कुछ देर बॉडी पर ध्यान रखा, किसी को नोस्ट्रल पर रखना वो रखो, किसी को पूरी बॉडी पर देखना, पूरा यहां से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 15 मिनट तक सिर्फ यही देखते रहो। धीरे धीरे पहले इधर देखा, फिर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, धीरे धीरे ऐसे करके नीचे तक पूरी बॉडी ऑब्जर्व करनी सिर्फ, ठीक है। अगली बात, आपको जो नेगेटिविटी आती है वो कई बच्चों को हो सकता है अपने फ्रेंड्स से आती हो। अब आप फोन मिलाओगे अपने दोस्त को, हाँ जी मेरा इतना सब्जेक्ट हो गया, वो आपको हो गया यार मेरा तो ये कल ही हो गया था, परसों हो गया था, या 1 हफ्ता पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाएगा, यार उसका हो गया, मेरा रह गया, मैं रह गया। तो अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप लंबी बात करना अवॉइड करो, या फिर अगर आप बात कर रहे हो तो हंसी मजाक की, कभी इधर की बात कर ली, कभी उधर की बात कर ली, कभी कोई गप मार ली, कभी कुछ बकवास कर ली, कभी कुछ बकवास कर ली, सिर्फ बकवास करो। लेकिन कभी भी सब्जेक्ट रिलेटेड बातें अपने दोस्तों के साथ ना करो। कोई डाउट है वो जरूर डिस्कस करो, लेकिन ये नहीं कितना सब्जेक्ट हो गया, कितना रह गया, ये आएगा वो नहीं आएगा, ये चीजें मत डिस्कस करो, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी में डालेगी। क्योंकि ना आपके दोस्त को पता है, ना आपको पता है, ना आपके टीचर को पता है कि पेपर बनता कहां से है, कैसे बनेगा, नहीं, वो एग्जामिनर को पता है, उन्होंने सब्जेक्ट सिलेबस दे दिया, ये लो जी ये पढ़ लो, इसमें से मैं कहीं से ही पूछ सकता हूं। बात समझ आई? हाँ, माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों की जरूरत पड़ती है, वो जरूर करते रहो, ये मैंने कहा, सीरियस बात है, अवॉइड करो इस पर। अपने मंदिर में जाओ यार, जो भी आसपास आपको लग रहा है ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव थॉट्स लेकर जाओ, मन में डेली लेकर जाओ कि यार भगवान आपके साथ है,
बस भगवान से एक ही चीज मांगो कि आत्मविश्वास, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, बाकी आप खुद कर लोगे। बाकी हर चीज इंसान खुद कर सकता है, बस आपका जो आत्मविश्वास है वो बनाए रखना चाहिए। आप डिमोटिवेट नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आप अपने अंदर भगवान से जाकर मांगो, और कुछ मत मांगना। एग्जाम, भगवान एग्जाम पास करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे। भगवान कहेगा भाई खुद कर लेना जाके, मैं बैठू मुझसे ही पास ना हो, सही इतना टफ है, मैं बैठू मुझसे ही पास ना हो। बिना पढ़े पास कौन कर सकता, आप मुझे एक बात बताओ। तो इससे अच्छा ये है मेहनत करो, बस भगवान से कहो भगवान मैं हूं, मैं अपने आप पास कर लूंगा, बस मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, और मेरे आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को टूटने मत दे। सिर्फ ये प्रेयर करो, जाओ मत्था टेक के आओ, अपने साथ ऑब्जर्व करो कि भगवान आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपके साथ है। देखना कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। जो भी ये चीजें है ना, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, सब का सब टोटली दूर हो जाएगा। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स। भाई अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट जरूर बैठ, कुछ ना कुछ अलग इधर उधर की बातें डिस्कस करो। अगर आपको लग रहा है आपके दिमाग में ज्यादा नेगेटिविटी आ रही, तो उनको अपने अकॉर्डिंग बातें डिस्कस करना शुरू कर दो, कुछ और डिस्कस करना शुरू कर दो। कहीं पहाड़ों की बातें, कहीं घूमने की बातें, कहीं कुछ बातें जो आपके दिमाग को शांति दे, वो बातें शुरू करना शुरू करो। और हालचाल क्या है, मम्मी आप बताओ, पापा आप बताओ, भाई आप बताओ, ये चीजें डिस्कस करना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं बैठो थोड़ी देर उनके साथ, कोई गप्पे मार ली, कोई इधर उधर की बातें कर ली, सिर्फ स्ट्रेस रिलीज किया, उठे, पढ़ने दोबारा चले। लास्ट कभी नहीं छोड़ना है, वर्कआउट और प्राणायाम। घर से बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एग्जाम का पूरा माहौल बनाए रखो, घर से बाहर मत निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पर ही पुशअप वगैरह करते रहो, प्राणायाम करते रहो, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, भ्रामरी, जो हो सकता है वो करो। सारे के सारे प्राणायाम करते रहो, ताकि दिमाग रिफ्रेश रहे आपका। भाई ये बॉडी जितना एक्टिव रहेगी ना, जितना रिफ्रेश रहेगी, जितना लाइट फील करेगी, उतना ज्यादा आप लोग पढ़ पाओगे, उतनी ज्यादा शिद्दत के साथ मेहनत कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए साहब आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। क्लोजली इन बातों को ऑब्जर्व करना, क्लोजली अपने दिल से इन बातों को पूरा फील करके, पूरे की पूरी एक बात आपको फॉलो करनी है एग्जाम तक, तब जाके देखना रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही निकलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।